हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब अपने परीक्षा की तैयारी में बहुत अच्छे से जुड़ गए होंगे। और कल जैसा कि आप लोग देखे कि हम लोग अपने क्लास में प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की का सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं। सभी बच्चों को एमसीक्यू समझाया गया, फिर क्वेश्चन डिस्कस हुआ, आंसर जो सही आंसर है उस पर डिस्कशन हुआ। उसी क्रम में आज हम लोग बढ़ते हुए प्रोजेक्ट परख के सेट 2 को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, जिसमें 25 एमसीक्यू रहते हैं और उन 25 एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना मैंडेटरी है, आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो बच्चों को बोला जा रहा है कि आप जो भी मॉडल सेट आपको समझाया जा रहा है प्लीज़ आप उसका रिटन रिवीजन कीजिए। 2 फायदा होगा, एक तो आपको 3 घंटा बैठने का प्रैक्टिस भी करना है और दूसरा कि 3 घंटे लगातार आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी हाथों को चाहिए। तो आई होप कि आप सभी बच्चे रिटन रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन? दोहरा निषेचन की खोज किसने की? आपके पास 4 ऑप्शंस है। वो 4 ऑप्शंस कौन कौन है? चारों वैज्ञानिक के नाम हैं। ए हक्सले, बी नवास्चिन, सी स्ट्रासबर्गर और डी रॉबर्ट हुक। तो डबल फर्टिलाइजेशन की जब बात आती है तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की। स्ट्रासबर्गर जो है वो खोजे थे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, है ना, पौधों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। एरिस्टोटल जो थे वो खोजे थे फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, जंतु में निषेचन। लेकिन नवास्चिन को क्रेडिट किया गया, नवास्चिन को क्रेडिट गया कि उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का खोज किया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रेसिडुअल न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज। ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी था, मॉडल टेस्ट में भी था और आज फिर परख में भी है, परख 1 में भी था, आज भी है। तो इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बढ़ता जा रहा है। रेसिडुअल न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, टैपेटम और एल्बुमिन। जो बच्चे मेरे क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं डेफिनेटली वो सही आंसर दे दिए होंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका पेरिस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th सेल्ड स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो इज नोन एज। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए मोरूला, बी ब्लास्टूला, सी गैस्ट्रूला और डी नन ऑफ दिस। तो 16 सेल स्टेज जो है वो मोरूला कहलाती है और 32 सेल स्टेज रहेगा वो ब्लास्टूला कहलाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 16 कोशिकीय अवस्था, तो आंसर मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द लेडिग सेल। लेडिग सेल जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, ये कहाँ से लिया है? ये लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, नर जनन तंत्र, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन से है ये। तो द हार्मोन सिक्रीटेड बाय लेडिग सेल जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स, उससे क्या निकलता है? उससे मेल हार्मोन निकलता है, मेल सेक्स हार्मोन निकलता है। तो हम लोग यहाँ चारों हार्मोन का नाम पढ़ेंगे। ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजेन, सी प्रोजेस्टेरोन और डी एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बिल्कुल सही आपका आंसर है, टेस्टोस्टेरोन विल बी द राइट आंसर। आपका सही आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो लेडिग सेल से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर्स ग्लैंड इज फाउंड इन। कॉपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है ना, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये कहाँ होता है? ये ह्यूमन मेल के बॉडी में होता है। ठीक है, ह्यूमन मेल। तो पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस है, कॉपर्स ग्लैंड इज फाउंड इन कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, मेल मैमल, फीमेल मैमल, मेल एम्फीबियन और फीमेल एम्फीबियन। तो अभी जस्ट आपको बताया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेल मैमल के बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बर्थ कंट्रोल मेथड। इन 4 में से कौन जन्म नियंत्रण की विधि है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, IVF, ET, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर।
बी है HTF, ठीक है, सी है GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और डी है IUD स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आप जब प्रोजेक्ट परख का फर्स्ट मॉडल देखिएगा तो IUD जो है वो सेकेंड पॉपुलर मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का, ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा IUD का मतलब क्या हुआ? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी प्रिवेंट्स, कॉपर टी क्या रोकता है? ए है ओवुलेशन, बी है फर्टिलाइजेशन, सी है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो कॉपर टी निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है, फर्टिलाइजेशन रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोमोसोमल सीक्वेंस फॉर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय अनुक्रम क्या है? तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कब होता है? जब किसी मेल का क्रोमोसोम क्या होता है? XY होता है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो उसको कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय अनुक्रम है। तो आप जब इन 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो 4 ऑप्शन को देखने के बाद ये वाला कॉम्बिनेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2A + XXY, मतलब नॉर्मल XY में एक एक्स्ट्रा X हो जाना, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ? इनमें से कौन मेंडल के नियम का अपवाद है? तो 4 ऑप्शन है, ए प्यूरिटी ऑफ गैमेट, बी लिंकेज, सी डोमिनेंस और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से जो लिंकेज है वो मेंडल के नियम का अपवाद है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मॉडल टेस्ट में पूछा गया है, TT क्रॉस विथ रेसेसिव TT। ये TT क्या हुआ? ये TT हुआ F1 जनरेशन का पौधा, और ये क्या हुआ? ये रेसेसिव कैरेक्टर हुआ, अप्रभावी लक्षण, स्मॉल t है ना। तो ये किसको कहते हैं? आपको बताया गया है कि TT और TT के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सो सही आंसर हो जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। 4 ऑप्शंस था, रेसिप्रोकल क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, जिसमें कि F1 जनरेशन के पौधों को रेसेसिव होमोजाइगस ट्रेट से क्रॉस कराया जाता है, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंटीकोडोन इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हम लोगों को इसका आंसर पता है, एंटीकोडोन इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर ए tRNA, T मतलब ट्रांसफर है ना, ए ट्रांसफर RNA, बी mRNA, M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA, सी rRNA, R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल RNA, और डी DNA। तो एंटीकोडोन कहाँ पाए जाते हैं? एंटीकोडोन पाए जाते हैं, सही आंसर ए ट्रांसफर RNA, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर RNA। ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA? इनमें से कौन DNA से सीधे संश्लेषित नहीं होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, DNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा प्रोटीन। क्यों? आप क्वेश्चन पे गौर कीजिए ना, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड, तो DNA से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, क्या बनता है? DNA से पहले बनता है मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से बनता है प्रोटीन। डायरेक्ट तो नहीं बना, DNA से बना मैसेंजर RNA और मैसेंजर RNA से बना प्रोटीन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर हाउ मेनी स्टॉप कोडोन्स? ये जेनेटिक कोड से लिया गया क्वेश्चन है। स्टॉप कोडोन्स कितने होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, A2, B3, C4 और D5। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 3 स्टॉप कोडोन्स है, UAA, UAG और UGA, जिनको
नॉनसेंस कोडोन्स भी कहा जाता है। जैसे ही ये कोडोन आ जाएंगे, या तो UAA या UAG या UGA आता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। इसीलिए इनको स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। और ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन? DNA रेप्लिकेशन आपको बार बार समझाया जा रहा है कि जब DNA अपने ही जैसा एक और एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है तो इस प्रक्रिया को DNA रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 3, प्राइमेज और ऑल ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। DNA रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 3 और प्राइमेज, ये तीनों एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, सो आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सोज। ये कल का प्रोजेक्ट परख का क्वेश्चन है और कल हम लोग ऑलरेडी इसका आंसर सॉल्व कर चुके थे। इसको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहा जाता है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, बी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सी सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डी नन ऑफ दिस। तो p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1 ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को दर्शाता है। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वर द रॉ मटेरियल फॉर मिलर एक्सपेरिमेंट? मिलर और यूरे एंड मिलर का हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं इवोल्यूशन चैप्टर में। तो मिलर के प्रयोग में कच्ची सामग्री क्या थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, CH4 यानी मीथेन, NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन और H2O जल, CH4 N2 H2 H2O, C कार्बन, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, H2O जल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमको पता है, हम लोगों को पता है कि मिलर के प्रयोग में जो कच्ची सामग्री ली गई थी वो ये था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल। ये उसके मिलर के प्रयोग में कच्ची सामग्री यही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस हैज, एड्स का वायरस कौन है? एड्स का वायरस है HIV। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। एड्स एक वायरल डिजीज है जो HIV के चलते होता है। तो उस वायरस में पूछता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा रहेगा। तो ऑप्शंस आपके पास है, सिंगल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड RNA। तो जो एड्स का वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। ऐसे तो आपको क्लास 11 में ही पढ़ा दिया गया था कि किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों कभी ये नहीं होगा। और आज यहाँ पूछ रहा है कि एड्स के वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो एड्स का जेनेटिक मटेरियल, एड्स के वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अफीम किससे मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए लीव्स, बी लैटेक्स, सी फ्लावर और डी रूट। ये भी कल का प्रोजेक्ट परख कर क्वेश्चन करा दिया गया था। ओपियम जो है वो हम लोगों को पॉपी प्लांट के मतलब कि लेटेक्स से मिलता है, पापावर सोमनीफेरम, उसके लेटेक्स से। लेटेक्स मतलब एक मिल्क जैसा सब्सटेंस जो पौधों से निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डिजीज बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड? बेटा जहां ट्यूमर का नाम याद आया, दिखा, इसका मतलब कि वो कैंसर की बात कर रहा है। और इसके पहले तो तुम लोगों को समझाया गया है, चलो फिर से एक बार बात करते हैं। जो ट्यूमर बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैलता है उसको बिनाइन कहा जाता है, और जो ट्यूमर बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह फैल रहा है उसको मेलिग्नेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। तो पूछता है कि इन विच डिजीज बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए टाइफॉइड, बी मलेरिया, सी फ्लू और डी कैंसर। तो ट्यूमर का जब बात होगा, जब भी ट्यूमर का बात होगा बेटा, तो कैंसर से हम लोग उसको रिलेट करते हैं। सो डिजीज का नाम क्या हो जाएगा? कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी जीन, बीटी क्या हुआ? बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है। बी मतलब बैसिलस, है ना, बी मतलब बैसिलस और टी मतलब थुरिंजिनेसिस।
ये क्या है? बीटी जीन क्या है? तो बीटी जीन है क्राई, जो कि क्राई प्रोटीन बना रहा था, CRY, क्राई प्रोटीन, याद करो। सो बोलता है कि बीटी जीन क्या है? तो बीटी जीन सही ऑप्शन है क्राई। और दिया हुआ है क्राई है, TRP है, TRY है, नन ऑफ दीज है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? बीटी जीन, बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस जीन क्या है? वो क्राई है, CRY, जो कि क्राई प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस है, सॉइल में मतलब मिट्टी में, एयर मतलब वायु में, पॉल्यूटेड वाटर में, एंड ऑल ऑफ द अबव। कितना आसान क्वेश्चन। जब सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो वह सभी जगह पाए जाते हैं। सो सबसे अच्छा कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, सभी जगह, मिट्टी में भी, वायु में भी, और प्रदूषित जल में तो रहेगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्टिलेशन? ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से उठाया गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन बिना आसवन के प्राप्त होता है? तो विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें तुमको 2 याद कराया गया था। विदाउट डिस्टिलेशन में एक होता है वाइन और एक होता है बियर, ठीक है, ये विदाउट डिस्टिलेशन। और ये ब्रांडी और रम जो है वो विथ डिस्टिलेशन, आसवन के साथ प्राप्त होता है। तो तुमको तो यही आंसर समझा दिया गया है, वाइन और बियर इसका आंसर होगा। तो चलो 4 ऑप्शन देखते हैं, A बियर, B ब्रांडी, C रम और D ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर बिना आसवन के हम लोग बियर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल सिलेंडर मशीन इज यूज्ड इन, थर्मल सिलेंडर, कहीं कहीं पर तुम इसको थर्मल साइक्लर भी पढ़ोगे। ये PCR में यूज होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA बनाया जाता है। तो थर्मल सिलेंडर मशीन इज यूज्ड इन, आपके पास 4 ऑप्शंस है, PCR, बायोरिएक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और नन ऑफ दिस। तो थर्मल साइक्लर या थर्मल सिलेंडर का मशीन का यूज PCR में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ हनी बी डेवलप्स इनटू, मधुमक्खी का अनिषेचित अंडा विकसित करता है किसमें? आपके पास 4 ऑप्शंस है, वो 4 ऑप्शंस है, मेल बी, जिसको कि ड्रोन कहा जा रहा है, नर मधुमक्खी, फीमेल बी, मादा मधुमक्खी, क्वीन मतलब रानी, और डी नन ऑफ दिस। तो अनफर्टिलाइज्ड एग, कल भी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिस प्रक्रिया को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस, है ना, पार्थिनोजेनेसिस, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। तो वो किस में होता है? वो होता है मेल बी यानी कि ड्रोन में। सो सही आंसर मेल बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, इनमें से कौन जलवायुवीय कारक है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सॉइल स्ट्रक्चर और लैटिट्यूड। तो क्लाइमेटिक फैक्टर कौन है? क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर होता है। सो सही आंसर क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉरी क्लाइमेटिक फैक्टर का टेम्परेचर सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस पूरे सेगमेंट में देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 25 तक हम लोग सेक्शन A यानी कि 25 MCQ सॉल्व कर दिए, और एक क्वेश्चन का वेट 1 नंबर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन B की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और जब हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 तक तो MCQ हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन 26, ठीक है। क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर बिफोर इट्स मैचुरेशन इज नोन एज इमैस्कुलेशन। मतलब किसी भी पुष्प के परागकोश को उसके परिपक्वता के पूर्व हटा देने की प्रक्रिया को विपुंसनन कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। मतलब कि एंथर, परागकोश, इससे पहले कि वो मैच्योर हो जाए उसको फ्लावर से हटा दिया जाए, इस प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज अनिमोफिली? सबसे सामान्य शब्दों में, जब परागन की प्रक्रिया विंड यानी कि वायु के द्वारा संपन्न हो
तो इस प्रक्रिया को अनीमोफिली कहा जाता है। समझ में आ गया? सेंटेंस फ्रेम करेंगे। द प्रोसेस बाय विच फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड इज नोन एज अनीमोफिली। ठीक है। वायु द्वारा पुष्प के परागन की प्रक्रिया को वायु परागन कहा जाता है। इसी वायु परागन का इंग्लिश है एनीमोफिली। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? तो ये क्वेश्चन कल भी सॉल्व हुआ है, अभी हम लोग फिर देखेंगे। जितने भी एंजियोस्पर्म्स का जो एम्ब्रियो सैक है, तो एक मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। कौन वाला डायग्राम? देखो ये वाला, ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स हैं और यहाँ पर एक एग और ये 2 सिनर्जिड्स और बीच में पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। जब इससे एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो N, N और N कितना हुआ? ये हो जाएगा 3N। इसी को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। तो बोलता है कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? तो इन एंजियोस्पर्म्स द फ्यूजन ऑफ 1 मेल न्यूक्लियस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म a triploid primary endosperm nucleus is known as triple fusion। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, which cells produce androgen? एंड्रोजेन क्या हुआ? एंड्रोजेन हुआ मेल सेक्स हार्मोन कलेक्टिवली, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन हम लोग प्रिंसिपल जो मुख्य है वो टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं। तो विच सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेन? तो लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेन। एंड्रोजेन मतलब क्या हुआ? मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप। और इसी एंड्रोजेन में तुमको एक मुख्य पढ़ाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इट इज द प्रिंसिपल वन। टेस्टोस्टेरोन इज द प्रिंसिपल वन। So which cells produce androgen? Androgen is produced by interstitial cells or Leydig cells। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, which chemicals are present in the contraceptive pills? Contraceptive pills मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोके, गर्भ निरोधक गोलियां। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? उसमें प्रेजेंट रहता है प्रोजेस्टिन्स और एस्ट्रोजेंस। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, है ना, उसको म्यूटेशन कहते हैं। और जब किसी एक बेस पेयर में चेंज होगा तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सो अ म्यूटेशन विच इज कॉज ड्यू टू चेंज, यानी कि परिवर्तन, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्ट करना मतलब ऐड करना और डिलीट करना मतलब रिमूव करना। इन अ सिंगल बेस पेयर फ्रॉम अ डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। जब किसी डीएनए सीक्वेंस से किसी एक बेस पेयर में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाए, चाहे उसको ऐड कर दिया जाए, चाहे उसको हटा दिया जाए, तो इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ डाउन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 2 एग्जाम्पल, तो ये आपको याद करना होगा। एक हो जाएगा डाउन सिंड्रोम और एक हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जब 21st क्रोमोसोम जो है वो 3 के सेट में, ट्राइसोमी के सेट हो जाता है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जब किसी मेल का क्रोमोसोम नॉर्मल जो है XY होता है, लेकिन उसमें एक एडिशनल कॉपी X लग गया, तो ये हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 2 उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फुल फॉर्म ऑफ VNTR। राइट द फुल फॉर्म ऑफ VNTR। तो VNTR का फुल फॉर्म याद करना होगा बच्चा लोग, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ एफिड प्लांट पेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा लेडी बर्ड बीटल जो है वो एफिड को कंट्रोल करता है। एफिड क्या है? एफिड एक पौधों में लगने वाला कीट है, प्लांट पेस्ट है।
तो नॉर्मली ये कहाँ से लिया है? ये लिया है बायो कंट्रोल एजेंट से। जब आप किसी भी तरह का कोई कीटनाशक अपने खेत में नहीं छींट रहे हैं ताकि कीड़ों को मारा जा सके, बल्कि आप क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे जीव के मदद से आप उन कीड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है बायो कंट्रोल। तो ये जो लेडी बर्ड बीटल है ये एफिड यानी कि प्लांट में लगने वाले कीट को खाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर क्या देते हैं? क्वेश्चन था कि विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एफिड, तो लेडी बर्ड बीटल इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ एफिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चले आए हैं क्वेश्चन नंबर 34 तो हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 35 ये है आपका सेक्शन सी। प्रोजेक्ट परक सेक्शन बी हो जाएगा ना, उधर में हो जाएगा 1 to 25 हो गया MCQ, और 26 से 34 हो गया 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस में जिसका आंसर देना है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको किसी 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। समष्टि की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताएं। तो पॉपुलेशन में क्या होगा बेटा? उसमें हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि समष्टि घनत्व, उसमें हो जाएगा जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, और उसमें हो जाएगा डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर। तो किसी भी पॉपुलेशन का 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वहाँ पे बर्थ रेट होगा, और वहाँ पे डेथ रेट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा आसान, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं बेटा? इसको याद करना होगा। ए प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, बी डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन, सी एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह, और डी न्यूट्रिएंट साइकिल यानी कि पोषण चक्र। सो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के 4 कार्य हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। जब भी हम लोग डिफरेंस लिखते हैं तो ठीक इसी तरह बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर में अपराइट पिरामिड और इधर इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट मतलब सीधा, और उल्टा पिरामिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्टेड। अपराइट पिरामिड, सीधा पिरामिड जो है वो किससे शुरू होता है? वो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक से शुरू होता है। सो द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज मोर, जैसे हम ये बना रहे हैं अपराइट पिरामिड, और यहाँ पर जो ये है ये प्रोड्यूसर है यानी कि प्लांट है। तो यहाँ अपराइट पिरामिड में जो प्लांट का नंबर है वो ज़्यादा होता है, उत्पादक की संख्या ज़्यादा होती है। और अगर उत्पादक की संख्या ज़्यादा है तो अगर तुम पिरामिड को ध्यान से देख रहे हो तो कंज्यूमर का संख्या कम हो रहा है, घट रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए बच्चों को याद करना बहुत आसान है। अपराइट पिरामिड में प्रोड्यूसर का संख्या ज़्यादा और उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर का संख्या डिक्रीज करेगा। और जस्ट उसका उल्टा इन्वर्टेड पिरामिड में ये रहा प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट उत्पादक, तो लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर। देख लो दोनों डायग्राम में अंतर पता चल रहा है। तो कितना आसान क्वेश्चन और कितने अच्छे तरीका से समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मानव शुक्राणु के चित्र का प्रैक्टिस करना होगा। कल भी था, ये सेट 1 में भी था, तो ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, कल समझाया गया है। पिछले वीडियो में मेरा ये डायग्राम अच्छे से समझाया गया है। ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है और ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। वायु परागित पुष्प की विशेषता लिखें। फ्लावर को कैसा होना चाहिए? जिन फूलों में परागन जो है वो वायु के मदद से हो रहा है तो उनकी क्या विशेषता होती है? तो देख लो, पुष्प आकार में छोटा होता है और आकर्षक नहीं होता है। पुष्प में मकरंद और सुगंध नहीं होता है। मकरंद मतलब फूलों में रस और सुगंध मतलब सेंट नहीं होगा। एंड
पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, परागकण जो है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो ये 3 लक्षण जिन फूलों में होगा उनमें परागण की प्रक्रिया वायु के मदद से होगी। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि जिन फूलों में परागण की प्रक्रिया वायु से होती है उस प्रक्रिया को अनीमोफिली कहा जाता है। पढ़े हैं ना अभी तुरंत, अनीमोफिली कहा जाता है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होंगे? फूल छोटे आकार के होंगे, आकर्षक नहीं होंगे, फूलों में रस नहीं होगा, ना कोई सुगंध होगा, और परागकण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का डायग्राम ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो ये आपका टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम है। आप देख रहे हैं यहाँ हिलम है, फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटीगमेंट, इनर इंटीगमेंट, न्यूसिलस और एम्ब्रियोसैक। ये आपका एक टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा? अपरा के क्या कार्य होते हैं? हम लोगों को पता है कि माँ के शरीर में जो गर्भस्थ शिशु है, तो गर्भस्थ शिशु और माँ के शरीर में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको प्लासेंटा कहा जाता है। और बड़ा ही अच्छे से समझाया गया है, इसके पहले का जो मेरा आप क्लास अटेंड किए होंगे, कि माँ के शरीर से जो उपयोगी पदार्थ है जैसे ऑक्सीजन, हार्मोन, भोजन, इन सब का वहन बच्चे के शरीर में, गर्भस्थ शिशु के शरीर में कैसे हो रहा है? प्लासेंटा की मदद से होता है। और इसी दौरान बच्चे के शरीर में, गर्भस्थ शिशु के शरीर में जो हानिकारक जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो प्लासेंटा के थ्रू माँ के शरीर में आते हैं और फाइनली माँ के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो माँ के शरीर में और गर्भस्थ शिशु में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? वो प्लासेंटा है, एक उत्तक है, अपरा। तो आपको समझा दिया गया है। सो फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा आर एज फॉलोज। अपरा के क्या कार्य हैं? माँ से भ्रूण में पोषक पदार्थ अपरा से होकर गुजरती है। ठीक है। या अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। प्लासेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, या श्वसन में मदद करता है, एंड एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड कैपिलरीज, या श्वसन में तथा मातृ एवं शिशु के रक्त के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विनिमय में सहायता करता है। तो बात वही आ गई है कि अपरा का कार्य माँ के शरीर से उपयोगी पदार्थ को गर्भस्थ शिशु के शरीर में पहुंचाना, और गर्भस्थ शिशु के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ बन रहा है, उसको प्लासेंटा की मदद से माँ के शरीर में और फिर फाइनली माँ के शरीर से बाहर। ठीक है। ये प्लासेंटा का रोल है। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 42, राइट द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य लिखे। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो 13 साल के बाद 2003 में कंप्लीट हुआ था, और इसके क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। तो लिखता है कि मानव डीएनए में मिलने वाले लगभग 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना, और साथ ही साथ उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों में संग्रहित करना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP के मुख्य लक्ष्य थे। ऑब्जेक्टिव इसका यही था। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस। और आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का शुरू हो गया है। डिस्क्राइब द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन तुमको बता दिया गया। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या बताया गया है? p² + 2pq छोटा q प्लस q² = 1। तो यदि किसी जनसंख्या में कोई विकासात्मक कारक कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेंगी। यदि किसी जनसंख्या में 2 जीन आवृत्तियां 2p और q, तो p + q = 1। एक सरलतम मामले में एक लोकस के 2 एलील को a और q से दर्शाते हैं, और इसकी आवृत्ति f in the bracket a = p and small f in the bracket small a = small q लेते हैं।
यादृच्छिक संभोग के तहत अपेक्षित जीनोटाइप आवृत्तियाँ जो हैं वो इक्वेशन आपको बता दिया गया है, p² + 2pq + q² = 1, जो कि स्थिर रहती है। ये आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन एंटीबॉडी विथ डायग्राम। ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर Y से आपका एंटीबॉडी का डायग्राम मिलता है। इसमें जो है ये 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, इसीलिए एंटीबॉडी को H2L2 चेन भी कहा जाता है। H2 मतलब 2 हेवी और 2 लाइट चेन, है ना। देखते हैं जरा, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु माने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 छोटी जिनको लघु श्रृंखला यानी कि लाइट चेन और 2 बड़ी यानी कि दीर्घ श्रृंखला जिसको हेवी चेन कहलाती है। इसलिए एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में भी दर्शाया जाता है। प्रत्येक दीर्घ श्रृंखला के एन टर्मिनल में प्रतिजन बंधक स्थल मिलकर Y आकार का, कैपिटल Y आकार की संरचना बनाते हैं। दीर्घ श्रृंखला और लघु श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़े रहते हैं, मतलब कि हेवी चेन और लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये जो 2 लाइट चेन 2 हेवी चेन ये आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ा हुआ है, और ये जो एन टर्मिनल है यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो ये तुम्हारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन है डायग्राम सहित। इसको प्रैक्टिस करना ही होगा, सारे बच्चों को इस डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्क्राइब पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ विथ सुटेबल डायग्राम। उचित आरेख की सहायता से जनसंख्या लॉजिस्टिक वृद्धि का वर्णन करें। तो ये उसका वर्णन है। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि चरतहत की वृद्धि होते रहे। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चता अवस्था दर्शाती है, उसके बाद त्वरण और मंदन और अंततः अनंत स्पर्शी अवस्था आती है जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है। समय t के संदर्भ में n का आरेख से सिग्मॉइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि को बरहस्ट पर लॉजिस्टिक कहलाती है, जो निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई जा रही है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है जिसको तुमको याद करना होगा। यहाँ पर देख लो, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है और ये टाइम है और ये दिया हुआ है सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या हुआ? इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल मतलब ये हो गया ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर प्रोड्यूसर, यहाँ पर हर्बीवोर, यहाँ पर कार्निवोर, यहाँ पर टॉप कार्निवोर, यही ना हो गया ट्रॉपिक लेवल। तो ये इकोलॉजिकल, ये पिरामिड का शेप ली है तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अंडर दिस म्यूचुअल प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कौन कौन? हर्बीवोर्स, कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर, सॉरी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स in the ecosystem are shown through diagram on the basis of biomass, number of organizations and energy flow. For example, the pyramid of the number of organism on the grassland makes it upright as shown below. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपको डायग्राम से ये क्वेश्चन समझाया गया है। ये पिरामिड ऑफ नंबर है घास के मैदान में, जहाँ पर प्रोड्यूसर का संख्या ज़्यादा है, प्लांट मतलब ये वाला। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो पौधों को खा रहा है, ग्रास हॉपर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है जैसे फ्रॉग, और टर्सरी कंज्यूमर जैसे ईगल या स्नेक। तो ये हो गया तुम्हारा प्लांट, ये हो गया ग्रास हॉपर यानी कि कीट, ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग और इसको खा रहा है स्नेक। तो ये तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर है घास के मैदान में, ठीक है। जब इसी क्रम में तुम इस आंसर को पढ़ोगे तो ये है पिरामिड ऑफ बायोमास समुद्र में।
जहाँ पर समुद्र में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो कम रहते हैं। प्रोड्यूसर मतलब कौन हुआ? प्लांट। और इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो समुद्र में जैव भार का पिरामिड, ये इन्वर्टेड है, पिरामिड ऑफ बायोमास है ये, है ना, ये है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन, और ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर कम और प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा। दो हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, अब पिरामिड ऑफ एनर्जी कल ही समझाया गया था। इसके पहले के वीडियो में आप देखेंगे कि आपको समझाया गया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट रहती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर सन के मदद से एनर्जी ट्रांसफ़र शुरू होता है, सन से एनर्जी जाता है प्लांट में, और प्लांट से वो एनर्जी जाता है प्राइमरी कंज्यूमर में, और प्राइमरी कंज्यूमर से वो एनर्जी जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर में। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा का एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जिसको 10% एनर्जी रूल, एनर्जी ट्रांसफ़र रूल या 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम भी कहा जाता है। तो जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड की बात आएगी, ठीक है, जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड की बात आएगी तो इकोलॉजिकल पिरामिड में तुमको 3 तरह के पिरामिड को समझाना होगा। कौन कौन? सबसे पहला समझाना होगा पिरामिड ऑफ नंबर, इस आंसर के हिसाब से लिख दे रहे हैं। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, 2 हो गया। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है, यानी कि हमेशा वो सीधा होगा, ठीक है। सूर्य से ऊर्जा मिलेगा प्लांट को, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और सिर्फ 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 47 और लास्ट, एक्सप्लेन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विथ डायग्राम, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए अपने ही जैसा एक और एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पर आपको स्टेप वाइज समझा दिया गया है, देखिएगा एक बार। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 इंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स। कौन कौन? उसमें आपको 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इनिशिएशन यानी कि शुरुआत होना, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन इंजाइन इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप जब इस आंसर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो ये डायग्राम आपको समझाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपने ही जैसा एक और एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है। ये एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेस है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डीएनए का पुराना स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक। और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये पुराना स्ट्रैंड है। अब क्या होता है कि एंजाइम की मदद से ये जो डीएनए आपस में टाइटली पैक्ड है तो ये डीएनए खुलता जाता है। एक ऐसा नहीं है बच्चा कि एक ही बार में पूरा डीएनए यहाँ से वहाँ खुल जाएगा और फिर उसी पर डीएनए बनने लगेगा, नहीं। थोड़ा थोड़ा करके डीएनए का सेगमेंट खुलता जाता है और उस पर नए स्ट्रैंड बनते जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड है इस पर ये डीएनए का नया स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बन रहा है। और देखो पोलैरिटी, यहाँ 3 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 था तो यहाँ 3, क्योंकि हमको पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो पोलैरिटी देख लो एकदम सही है। जो स्ट्रैंड लगातार बन रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और जो स्ट्रैंड छोटे छोटे फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़ों में बन रहा है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और इन स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये एक डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम है, इसको रेप्लिकेशन फोर्क भी कहते हैं। तो ओवरऑल ये जो रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन समझा दिया गया है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अनदर कॉपी लाइक इटसेल्फ, अपने ही जैसा जो वो एक और एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर रहा है, इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं।
इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं और आपको डायग्राम की मदद से समझाया गया है। तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट परख जो है उसका सेकंड सेट आज यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन किए। बेटा अब आप लोगों को इस क्लास को पूरे ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चंस देखना है, पढ़ना है, आंसर्स याद करना है और अपने हेल्थ का केयर भी करना है ना। टीचर्स पूरी तरीक़ा से आपके साथ हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। अब तुम लोगों की बारी है, तुम भी मेहनत करो, एग्जामिनेशन में अच्छे से आंसर्स लिखो और बहुत अच्छे नंबर ले आओ। चलो, थैंक यू।